सो ओके वील स्टार्ट। लास्ट क्लास हमने कहाँ तक डिस्कस किया था बताओ? लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था स्टोइकियोमेट्री। आई थिंक स्टोइकियोमेट्री हो गया था। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। यस, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया गया है, ठीक है, अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया गया, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि कार्बन कार्बन वाज लेट्स से 80% एंड हाइड्रोजन वाज लेट्स से रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब जो है वो आपका आ गया 20%। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या किसी को ध्यान में है इसका आंसर क्या आया था? क्या आया था बताओ? अगर किसी को ध्यान में है तो, नॉट नेसेसरी। इसका आंसर एम्पिरिकल फॉर्मूला, यस वेरी गुड। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था, दैट वाज CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन में हम इसी में कंटिन्यू करते हैं। अब यहीं पर ही देखो, आपको हर बार जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला पे नहीं रुकना होता है। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या देगा, आपको कई बार क्वेश्चन में देगा कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको हो सकता है कि वो मॉलिक्यूलर वेट दे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल कि अगर आपको दिया गया है C जो है 80%, H जो है 20%, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है CH3 आएगा, यहाँ तक आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो, अगर आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट इज लेट्स से 30, अगर आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट इज लेट्स से 30 एंड आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो कैसे आएगा कि आप यहाँ पे निकालोगे व्हाट इज द एम्पिरिकल वेट? एम्पिरिकल फॉर्मूला का आता है एम्पिरिकल वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का एम्पिरिकल वेट क्या आएगा, इस फॉर्मूले का एम्पिरिकल वेट क्या आएगा? करेक्ट, इस फॉर्मूले का एम्पिरिकल वेट जो आएगा 15। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 30, यानी कि आप इसको क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। ठीक है, एंड आपने जो एम्पिरिकल वेट को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी एग्जैक्टली उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। सो इन दिस केस, सिंस मॉलिक्यूलर वेट by empirical weight is equal to 2 times, which also implies that molecular formula by empirical formula is also 2 times. ठीक है, तो अब देखो आपका molecular formula आ गया which is 2 into empirical formula। तो आपका यहाँ पे ये आ गया, this is 2 into CH3, that makes it C2H6। सभी को क्लियर? ठीक है, आप लोग ये नोट कर लो। कौन सा पार्ट? देखो, एम्पिरिकल वेट तक समझ में आ गया? अब देखो, एम्पिरिकल वेट जो है वो आपका एम्पिरिकल वेट या एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट नंबर है। ठीक है, या वो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। जैसे कि अगर मैंने आपको दिया होता बेंजीन C6H6, तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो CH होगा। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आपका CH होगा। अब इसमें क्या है कि CH जो है इसका एम्पेरिकल वेट जो आएगा दैट इज 12 प्लस 1, यहाँ पे आ गया 13। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला जो है वो CH नहीं है, बेंजीन का फॉर्मूला जो है वो C6H6 है। तो ऐसे केस में आपको क्या दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दे दिया दैट इज 78। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कोई भी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया है, तभी जाके आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर जो था, आपने इसको 6 से डिवाइड किया, तभी जाके आपका CH आया। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंस्टेड निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि ये चीज इस तरफ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। ठीक है, तो यही n किस तरह से आएगा? ये n आता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट से। ठीक है, आपको चाहिए 30, आपके पास है 15, तो यानी कि आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप इसको डबल करोगे। ठीक है,
ठीक है, चलो ये वाला लिख लिया क्या सभी ने? एक और एग्जांपल देता हूँ फिर। ये वाला लिख लिया? ओके। देखो आपको अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना आता है, तो मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। सपोज करो कि आपको दिया गया है, लेट्स से द मॉलिक्यूलर वेट, let's say the molecular weight of a substance is 180, molecular weight of a substance is 180, and जो आपको empirical formula दिया गया है that is let's say CH2O, ठीक है? तो यहाँ पे molecular formula क्या आएगा बताओ, आप खुद निकालो। देखो सिंपल ही है, आप सभी से हो ही गया है। आप यहाँ पे क्या निकालोगे? आप यहाँ पे निकालोगे व्हाट इज द एम्पेरिकल वेट, ठीक है? आपका एम्पेरिकल वेट जो है वो इन दिस केस आएगा 30, ठीक है? यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 180 है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 6। तो आप इसी फॉर्मूले को मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो ये आपका आ गया C6H12 एंड O6। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि आपका सपोज करो कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, सपोज करो कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज OH, ठीक है? जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आया है दैट इज 34, ठीक है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द कंपाउंड। नेम ऑफ द कंपाउंड इज करेक्ट, ठीक है? सिंपल सा ही है। यहाँ पर जो है इसका एम्पेरिकल वेट आएगा 17, यानी कि आप इसको करोगे ट्वाइस, ठीक है? तो हियर योर फॉर्मूला इज नॉट O2H2, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए ही दिया था। योर फॉर्मूला इज H2O2 एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है? वी विल डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एवरेज molecular मास, ठीक है? एवरेज निकालना आप सभी को आता है, ठीक है? अगर मैंने आपको एक दिया 10, एक दिया मैंने आपको 20, तो इसका एवरेज क्या आएगा? ठीक है, नेचुरली 15 आएगा। इसमें ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाला है भी नहीं, ठीक है? आप इन दोनों को ऐड करोगे और क्योंकि दो क्वांटिटी तो आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, ठीक है? लेट्स से कि मैंने आपको दिया लेट्स से मैंने आपको दिया 15, 20 एंड 25, ठीक है? अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो फिर कितना आएगा? नालायक को एवरेज भूल गए क्या? अरे तुम लोग इसका एवरेज निकालना भूल गए क्या? 30 क्यों आंसर आ रहा है? 30 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, अगर आप इसका एवरेज, तुम लोग को एवरेज निकालना भूल गए, ठीक है? अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3, ठीक है? ये एवरेज आएगा। तो इन दिस केस द एवरेज इज गोइंग टू बी 20। अच्छा, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैंने आपको इंस्टेड दिया है लेट्स से 10, 10, 20, 20, 20 एंड लेट्स से वन मोर 20, ठीक है? इसका एवरेज आप कैसे लिखोगे बताओ? इसका एवरेज क्या आएगा, कैसे लिखोगे? क्या हो गया, लोग एवरेज करना भूल गए? ठीक है, देखो आप यहाँ पे एवरेज कैसे करोगे? जो भी आपके पास नंबर्स है, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं? यहाँ पे 6 नंबर्स है, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे इसको इतनी बार लिखने के जगह आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, 10 × 2, ठीक है, प्लस 20 × 4 डिवाइडेड बाई 6, हाँ ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। या फिर आप देखो डायरेक्टली यहाँ पर भी देखो कि मेरे पास 10 जो है वो 2 टाइम्स है, 20 जो है वो 4 टाइम्स है, एंड मेरे पास टोटल नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एवरेज आप लोग सब भूल गए हो, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि सपोज करो 10 जो है वो इतनी बार आया, 5 इतनी बार, ठीक है, 20 एंड 20, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला, फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, जैसे कि 10 × 3 प्लस वो वाला फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आएगा दैट इज 10 3 टाइम्स, ठीक है, 5 2 टाइम्स, ठीक है, एंड 20 4 टाइम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे नंबर कैसे लिखोगे, सिंपली आप यहाँ पे 3 + 2 + 4 करोगे, हाँ ना, ठीक है। तो ये आपने निकाला एवरेज, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, किसी को वर्ड मालूम है क्या कि इसको क्या बोलते हैं? नहीं मालूम तो ठीक है, बट जस्ट इन केस किसी को आता हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एवरेज, दिस टाइप ऑफ एवरेज इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। सुना है क्या? मीन का मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है। दिस टाइप, कोई बात नहीं। सो दिस टाइप ऑफ एवरेज इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि दो लोग हैं, ठीक है, एक है ए, दूसरा है बी, ओके। सो ए ने बोला यस, ठीक है, बी ने बोला नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ए ने यस बोला, बी ने नो बोला, और अगर दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, अगर दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है तो यानी कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट तो 50-50 रह गया। सेंस समझ में आया? अगर दोनों लोगों का इंपॉर्टेंस जो है वो इक्वल है तो आपका रिजल्ट जो है वो 50-50 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक टीचर जो है वो ये बोल रहा है कि वो ए का ओपिनियन को ज्यादा वजन देता है, ठीक है, या वो ए का ओपिनियन को ज्यादा मानता है, तो अब इस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर टीचर जो है वो ए का बात को ज्यादा सुनता है, ज्यादा मानता है, या उसका ओपिनियन को ज्यादा वजन देता है, तो अब इस केस में आपका रिजल्ट जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी चीज का रिवर्स होता है कि बी का ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा या बी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ नंबर्स पे ध्यान नहीं देते, उस नंबर का इंपॉर्टेंस कितना है उस पर भी आप ध्यान देते हो। समझ में आया? तो अगर ए का इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो ए का यस का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर बी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो बी का नो का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। सेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर भी देखो वही है कि दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में देखो क्या हो रहा है कि 10 का इंपॉर्टेंस इज 3, क्योंकि 10 जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है। 5 का इंपॉर्टेंस इज 2, क्योंकि 5 जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। 20 का इंपॉर्टेंस इज 4, क्योंकि आपका 20 जो है वो 4 बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सारे वैल्यूज देख के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आया बताओ? इसी एग्जांपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आया वो आया 20। यानी कि यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी क्लोजर टू 20, ठीक है। नॉट नेसेसरीली ऑलवेज, हमेशा जरूरी नहीं है, बट इन जनरल क्लोजर टू 20। समझ में आ रहा है ना रफली? ठीक है, जैसे कि देखो एक सिंपल सा ही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो कि आपके पास वैल्यू है 10 एंड 20, ठीक है। अगर आपके पास 10 का भी एक है एंड 20 का भी एक है,
तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा बताओ? ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा 15। 10 से भी 15 50% है, 20 से भी 15 जो है वो 50% है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर ही मेरे पास सैंपल में 10 है, 20 है एंड 20 है, ठीक है, तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 20 हुआ। और अगर आप अभी इस चीज का एवरेज निकालोगे, ठीक है, अगर आप अभी इस चीज का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? तो 50/3 आएगा। ठीक है, 50/3 आएगा विच इज 16। तो देखो यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 20। अगर दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है या अगर दोनों का वेट जो है या वजन जो है इक्वल है तो आता है 15। अब जिसका भी वजन ज्यादा है, ठीक है, या जिसका भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, देखो आपका एवरेज जो है वो उस तरफ शिफ्ट करता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसको आप बोलते हो वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज इज सिंपली कि उस नंबर से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर कितना इंपॉर्टेंट है या कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे भी फर्क पड़ता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब देखो इसी चीज का यूज आपका केमिस्ट्री में कहाँ पे आता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट इज, जो आप बुक्स में पढ़ते हो, क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या है? करेक्ट, क्लोरीन का एटॉमिक वेट इज 35.5। ठीक है, अभी के लिए हम 35.5 ही लेते हैं। अब एटॉमिक वेट, ठीक है, जब आप क्लोरीन लिखते हो यहाँ पे Z, यहाँ पे A, ठीक है, तो आप यहाँ पे A जो है वो 35.5 तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या या एटॉमिक मास क्या होता है? वो तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इसमें से तो कोई भी फ्रैक्शनल नहीं होने वाला, राइट? तो यहाँ पे जो 35.5 है वो आता कहाँ से है? वो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन से आता है। ठीक है, एंड क्लोरीन के आइसोटोप्स कौन कौन से है बताओ? ठीक है, क्लोरीन के देखो दो आइसोटोप्स है। क्लोरीन का एक आइसोटोप है क्लोरीन 35, ठीक है, एंड क्लोरीन का एक और आइसोटोप है क्लोरीन 37। ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब देखो अगर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते, अगर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते तो इन दोनों का एवरेज क्या आता? करेक्ट, अगर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते तो इन दोनों का एवरेज जो आता वो आता 36। ठीक है, 36 के केस में, 36 के केस में दोनों क्लोरीन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है? 35.5। ठीक है, तो यानी कि अब 35.5 कहां पर है? 35.5 तो इस डायरेक्शन में है, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, या ज्यादा वेट किसका हुआ? ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा वेट जो है वो आपका 35 या क्लोरीन 35 का हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज एक्चुअल में आता कहाँ से है कि क्लोरीन 35 जो है, ठीक है, क्लोरीन 35 इज 75%। अगेन मेनी ऑफ मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड दिस। एंड क्लोरीन 37 जो है दैट इज 25%। ठीक है, तो ऐसे केस में देखो आप वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज आप कैसे निकालते हो? वेरी सिंपली N1, ठीक है, इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2। ऑब्वियसली ये चीज आप कंटिन्यू करते जा सकते हो, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चीज आप कैसे यूज करोगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, देखो ये कितनी बार है? ये 75 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डालोगे 75, यहाँ पे आपने N1 का वैल्यू जो है वो आपने 75 डाला है। ओके, क्योंकि ये चीज जो है वो 75 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, एंड इसका वेट कितना है? इसका वेट है 35, तो आप यहाँ पे डालोगे इंटू 35। ठीक है, प्लस अब अगर ये 75 हो गया तो दूसरा क्या बचा? 25 बचा, इंटू इसका वेट कितना है? 37। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास टोटल कितना है? टोटल इज 100। इज दिस क्लियर? यहां से आपका वैल्यू आता है 35. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लो यहां से पूरा। ठीक है, पूरा आप लिख लो। हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एवरेज
मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला यही होता है, n1 m1 plus n2 m2 and so on divided by n1 plus n2 plus n3 and so on. सभी ने नोट डाउन कर लिया? हाँ हाँ, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। आप सिंपली इसको 25 से डिवाइड कर दो, वो भी चलेगा। ये 1, ये 3, ये 4, एक ही बात है। ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। ठीक है, सपोज करो कि कोई भी एक इमेजिनरी एलिमेंट है x, देयर इज एनी इमेजिनरी एलिमेंट x एंड दिस हैज टू आइसोटोप्स, दिस हैज टू आइसोटोप्स। एक आइसोटोप जो है उसका एटॉमिक मास इज 20 या x20 एंड दूसरा जो है दैट इज x21। कहाँ मैंने m वही तो लिया, ये तो लिया। पहले जब हम लेते थे, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस नहीं किया था, अब आप 35.5 ही लो। ठीक है, जब तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था तब तक मैं वो वाली बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, अब आपके पास है x, एक है x20, एक है x21। ठीक है, लेट्स से दी अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस का मतलब वेट ही होता है, अबंडेंस। ठीक है, लेट्स से दी अबंडेंस ऑफ x20 इज 60%। ठीक है, तो अगर ये 60% है तो फिर ये नेचुरली कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा 40%। तो आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास और व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। ट्राई करो, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे कैसे फॉर्मूला यूज करोगे? देखो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, या इन जनरल आप इस चीज को ऐसे नहीं देखोगे, आप इन जनरल इस चीज को ऐसे देखोगे, एम एवरेज। ठीक है, एक ही बात है। तो एम एवरेज आप हमेशा फॉर्मूला देखो कैसे लिखोगे, एम एवरेज इज इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2। आप हमेशा इसको इस तरह से ही लिखोगे, हमेशा। ठीक है, डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ऑब्वियसली अगर 3 हुआ तो यहाँ पे आप एक और एक्सटेंड करते जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू डालते जाओ, n1 इज 60 इंटू 20 प्लस दिस इज 40 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40। ठीक है, जब भी आप कॉपी में लिखोगे, असाइनमेंट में लिखोगे या एग्जाम में लिखोगे, आप हमेशा इसको इतने क्लियर स्टेप्स में ही मेंशन करोगे। सो दिस इज फाइनली 20.4। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लिया? ठीक, ओके। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। क्या चीज? एम एवरेज। यस, एम एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कई बार ये चीज मिलेगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि आपके पास x है, x shows let's say 3 isotopes। ठीक है, x shows x50, ठीक है, x55 and x45। ठीक है, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं होता है, बट ठीक है। फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स से कि x50 का अबंडेंस, ठीक है, x50 का अबंडेंस is let's say 40%। ठीक है, this is let's say this is let's say 40% and this is let's say 20%। ठीक है, find out the m average। ट्राई करो।
ठीक है, मैक्सिमम लोगों का हो गया है, मैक्सिमम लोगों का हो गया है, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एटलीस्ट आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा n1m1 प्लस n2m2 प्लस n3m3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, और आप यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम लागू से हो ही गया तो मैं फटाफट बता रहा हूँ फिर। तो आपका क्या रहेगा, दिस इज 50 इंटू 40 प्लस 55 इंटू 40 प्लस 45 इंटू 20। ठीक है, डिवाइड बाई ऑब्वियसली 100 है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि आपके पास है x, सपोज करो कि आपके पास है x10 एंड यू हैव x12। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि इनका परसेंटेज अबंडेंस क्या है, ठीक है, बट आपको ये पता है कि m average of x is let's say 10.8। m average of x is let's say 10.8। ठीक है, आपको दोनों का परसेंटेज निकालना है। अच्छा, इससे पहले कि आप दोनों का परसेंटेज निकालो, रफली वैल्यू देखते ही, रफली वैल्यू देखते ही कौन सा ज्यादा होना चाहिए, x10 या x12? ठीक है, वैल्यू देखते ही आपको इतना पता है कि 10 और 12 का एवरेज जो आएगा दैट इज 11। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि वैल्यू 11 के किस साइड है। अगर वैल्यू 11 के 10 के साइड है तो 10 ज्यादा होगा, और अगर 12 के साइड है तो 12 ज्यादा होगा। यहाँ पे वैल्यू इज मोर टुवर्ड्स 10, तो यहाँ पे 10 का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में आप अपने ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, आपको इतना पता है कि ये जो है ये 50% से ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब आप कंप्लीट करो। कौन सा पार्ट? अगर आपको शॉर्टकट समझ भी नहीं है तो आप शॉर्टकट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे अज्यूम करो, आप ऐसे अज्यूम करो कि दिस इज लेट्स से x%, तो ये जो है आपका x माइनस 100% आ गया। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। m एवरेज इज इक्वल टू n1m1 प्लस n2m2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, आप देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे डालोगे। ये वाला मैंने लिया है x अमाउंट, तो x इंटू यहाँ पे कितना है 10 प्लस ये 100, सॉरी मैंने गलत किया, 100 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 100 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे है 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, एंड x का वैल्यू जो है दैट विल बी 60। इज दिस क्लियर? विल टेक वन मोर एग्जांपल। क्या ये समझ में आया? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर सपोज करो आपको दिया जाए, अगर सपोज करो आपको दिया जाए x10 एंड x15। ठीक है, एंड जो m एवरेज है दैट इज लेट्स से 14। ठीक है, आपको दोनों का परसेंटेज निकालना है, ट्राई करो, सिंपल सही है। अच्छा, इससे पहले कि आप परसेंटेज निकालो, ज्यादा कौन सा होगा? ठीक है, नेचुरली आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे ज्यादा जो है वो 15 होगा। अब आप कंटिन्यू करो।
सभी को समझ में आया? ठीक है, इसका आंसर जो है 2080 ही आएगा। सिंपल ही है। देखो अगर मैं इसको ले रहा हूँ एक्स अमाउंट, तो ये आपका आएगा 100 माइनस एक्स अमाउंट। तो देखो अब आप क्या लिखोगे, एम एवरेज इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 N1 प्लस N2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू 10 प्लस 100 माइनस x इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा 20, तो आपका 100 माइनस x आ गया 80। दिस इज 20%, दिस इज 80%। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसके अलावा इसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है कई बार पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ x10 इज टू x15। आपको परसेंटेज के जगह बस रेशियो पूछ लेगा, तो क्या आंसर आएगा बताओ? ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप यहीं पे वैल्यू डाल दो ना, 20/80 और 1:4। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो दोनों ही निकालना काफी सिंपल है। इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो विल डिस्कस अनदर टॉपिक। अब देखो, अच्छा चलो, एम एवरेज हमने निकाले तो देखो दूसरा भी कर लेते हैं। जैसे एम एवरेज आपने निकाला, ठीक है, एम एवरेज इज N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से आप निकालते हो वेपर डेंसिटी एवरेज। ठीक है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेपर डेंसिटी वाज इक्वल टू, करेक्ट, वेपर डेंसिटी वाज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहीं पर ही अगर आपको वेपर डेंसिटी एवरेज निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास एवरेज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक दिस। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या होगा, N1 इंटू वेपर डेंसिटी 1 प्लस N2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, इज दिस क्लियर? दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। कंप्लीट कर लो, लिख लो यहाँ तक। लिख लिया सभी ने? Okay, so next thing that we are going to talk about is specific gravity। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत ही सिंपल टर्म है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको शॉर्ट में आप SPGR लिखते हो। ठीक है, या कई बार हो सकता है इसको शॉर्ट में ऐसे देखो, S.G। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, यस। ठीक है, इट इज वेरी सिंपली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ व्हाटएवर सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज वेरी सिंपली डेंसिटी ऑफ व्हाटएवर सब्सटेंस यू हैव, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, अब देखो, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? इसका वैल्यू काफी लोगों को ध्यान में होगा। करेक्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram per ml। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram per ml। ठीक है, और विच इज सेम एज 1 gram per cc। एक ही बात है। ठीक है, सो अब आपको देखो यहाँ पे क्या समझना है कि अगर सपोज करो आपके पास है 5, ठीक है, 5 को आप डिवाइड करोगे बाई 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, अगर आप 10 को डिवाइड करोगे बाई 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे वैल्यू 10 आएगा। ठीक है,
अगर आप 53.5 को डिवाइड करोगे बाई 1 तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 53.5 ही आएगा। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज ये होता है कि सपोज करो अगर मैंने आपको कोई भी एक सब्सटेंस दिया x, ठीक है, now x has a density, ठीक है, now x has a density of let's say 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो मुझे डेंसिटी बताने के लिए मुझे कितना इंफॉर्मेशन देना पड़ा। ठीक है, सो आई हैड टू टेल यू द डेंसिटी ऑफ x, आई हैड टू टेल यू 7। ठीक है, फिर मुझे ये भी मेंशन करा कि इट इज इन ग्राम्स, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फायदा क्या है कि अगर मैं x का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालू, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ x डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ x इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स जो है वो आपका कैंसल आउट हो गया। ठीक है, एंड इसका वैल्यू देखो क्या आ गया, 7। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ आपको इतना बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 7। ठीक है, आप दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करो, डेंसिटी इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 7। ठीक है, तो ज्यादा इजियर कौन सा वो रिपोर्ट करना। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इजियर टू रिपोर्ट। तो अब ऐसे केस में क्या है कि अगर आपको कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया जाता है यानी कि डेंसिटी जो है वो फिक्स हो गया है। ठीक है, किस तरह से, अगर मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ऑफ लेट्स से y इज 20, इफ आई से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ y इज 20, तो इसका डायरेक्टली अब आप मतलब निकाल सकते हो कि y का जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होगा बताओ। करेक्ट, ये आप डायरेक्टली बता सकते हो, दिस इज 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दिया तो अब आपको और यूनिट बताने की जरूरत नहीं पड़ती है और डेंसिटी जो है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंपली यूज इतना ही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के वजह से आपको अब और यूनिट मेंशन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला जो है इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, आप यहां तक कंप्लीट कर लो, दिख रहा है ना, कंप्लीट कर लो। एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब और ml और cc एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब हो या ml हो या cc हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, cc इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेम सेम सेम, तीनों में से कुछ भी हो एक ही बात होता है। अभी आपको उस डायरेक्शन में जाने का जरूरत नहीं है, अभी के लिए आप इतना ही समझो कि वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बट अभी के लिए आप यही मान के चलो कि वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी। कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, सपोज करो कि आपको डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए, ठीक है, आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, बताओ। बहुत डिफिकल्ट। ये 155 किसने लिखा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, विदाउट एनी यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो if anybody got disconnected, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एग्जैक्टली सेम एज वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी में हमने क्या किया था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफरेंस। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में यू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वॉट एवर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। तानिश, कैन यू हियर मी? यस, नो? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप सिंपली रेफरेंस क्या लेते हो, यू टेक रेफरेंस एज वाटर।
ठीक है, यू टेक रेफरेंस एज वाटर, एंड अगर आपने वाटर लिया है तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है? वाटर का डेंसिटी इज, करेक्ट, वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अब देखो इससे फायदा क्या होता है कि जो भी डेंसिटी का वैल्यू है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो या 15 ग्राम पर ml, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा 15 ग्राम पर cc और ml और सेंटीमीटर क्यूब, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो यहाँ पे ग्राम पर ml एंड ग्राम पर ml जो है वो कैंसल आउट होगा, 15/1 विल गिव यू द सेम 15। तो फायदा क्या हुआ कि आपका 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रिपोर्ट करने के जगह अब आपको सिर्फ बताना है 15। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्लियर, ओके, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, let's say the density of a substance is 500 grams per liter। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस x is 500 grams per liter। आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बस मैंने यूनिट्स चेंज किया था। ठीक है, अब देखो आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दो मेथड्स होंगे सॉल्व करने के। ये ग्राम पर लीटर है, ठीक है, या तो मैं उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं, ठीक है, या तो मैं ये करूं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर मैं दूसरा चीज क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट नहीं करके मैं वाटर का डेंसिटी को कन्वर्ट करूँ। तो वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो 1 ml, अगर 1 ml का मास जो है वो 1 ग्राम है, तो 1000 ml का मास कितना आएगा, 1000 ग्राम आएगा। अगर 1 ml का मास इज 1, तो 10 का मास विल बी 10 एंड 1000 का मास विल बी 1000। यस नो? सिंपल यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर ये जो है इसको मैं ग्राम पर लीटर में रिपोर्ट करूँ, तो ये जो है ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप चाहे तो ऐसे निकालो, ठीक है, यूजिंग दीज टू वैल्यूज, या तो फिर आप ऐसे निकालो, कहीं से भी निकालो, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, सो इफ वी गो बाय दिस मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इज इक्वल टू 500 ग्राम पर लीटर बाय 1000 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर कैंसिल आउट। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 0.5। एंड देखो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। क्लियर? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से आपके पास है अ सब्सटेंस ए। ठीक है, अ सब्सटेंस ए विच हैज अ डेंसिटी ऑफ 4 किलोग्राम पर 40। ठीक है, लेट्स से यू हैव अ सब्सटेंस, क्या हुआ, पिछला वाला कॉपी नहीं किया था क्या? 40 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लिख लो। रुक जा, डन। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों ने कर ही लिया तो ठीक है, बट ठीक है, बाकी लोकेशन देख लो। आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए।
ठीक है, हो ही गया है सबका। आप अगेन दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप वाटर का डेंसिटी को कन्वर्ट करो। ठीक है, मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ, मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में प्रेफर करना कन्वर्ट करता मैं कन्वर्ट करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज दिस इज ईजियर। ठीक है, तो देखो मेरे पास है 40 kg बाई 1 मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, तो पर मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जनरली मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, दिस इज 40 kg, तो अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, 40 × 1000 ग्राम्स आएगा, आना। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर्स, 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर्स, करेक्ट 1000, तो 1 × 1000। अब ये क्या यूनिट आ गया, लीटर्स में आ गया। ठीक है, लेकिन मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ 1 लीटर इज हाउ मेनी ml और हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब और हाउ मेनी सीसी, करेक्ट, इट इज 1000। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक और बार 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नाउ दिस इज इन ml और cc। ठीक है, तो देखो ये पार्ट जो है वो डिवाइड हुआ, एंड आपका आंसर क्या आएगा, 0.04 ग्राम पर ml। अब आपको पता है कि डायरेक्टली आपको सिर्फ ग्राम पर ml वाला पार्ट हटाना है, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा 0.04। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, सो विल टेक अ क्विक ब्रेक, विल टेक अ ब्रेक टिल 11:35। ठीक है, विल टेक अ ब्रेक टिल 11:35। इसके अलावा कुछ बोरिंग पार्ट है, देर आर सम डेफिनेशंस। ठीक है, बोरिंग है बट इंपॉर्टेंट है, सो कम बैक एट 11:35, विल कंप्लीट द डेफिनेशंस। ठीक है, सो विल कंटिन्यू एट 11:35।
I hope everyone is back. So we're going to discuss a couple of definitions. आपको already maximum definitions आता ही होगा, ठीक है? But still then I should discuss it. Okay. So first of all we'll discuss, and ये सारे definitions आपको लिखने हैं, ठीक है? ये सारे definitions आपकी कॉपी में होने चाहिए. So first of all we'll discuss the definition of 1 AMU. ठीक है, आप खुद ही बताओ what is 1 AMU or what is 1 atomic mass unit. No, that is not the definition. आपने जो बोला वो करेक्ट है, बट वो डेफिनेशन नहीं है. करेक्ट, ठीक है. यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखो 1 AMU. 1 AMU is defined as 1 AMU is defined as 1 by 12, ठीक है, is defined as 1 by 12 of a C12 atom. ठीक है. 1 AMU is defined as the mass of, यहाँ पे लिख देता हूँ, is defined as the mass of 1 by 12 of a C12 atom. ठीक है. अब यहाँ पे हो सकता है 1 AMU के जगह कई बार आप 1 U देखो, ठीक है. U is unified mass, ठीक है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आज तक कभी पूछा नहीं है, आगे भी कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है. बस आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU लिखा हो या 1 U लिखा हो, उसका मीनिंग जो है वो सेम होता है. क्लियर? रुक जाओ, ठीक है. इज दिस डन? ओके. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशन आपको लिखने हैं, ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज 1 मोल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल? आप शॉर्ट में बता दो, उतना भी काफी होगा. तो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया. करेक्ट, ठीक है. ना इसमें आप लिखो 1 मोल इज डिफाइंड एज, 1 मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या 1 मोल, इसको ऐसे लिखो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 mole of a substance contains as many, 1 mole of a substance contains as many atoms, molecules, ions or particles as 1 mole of a substance contains as many atoms, molecules, ions or particles as there are atoms in 12 grams of C12. ठीक है. 1 mole of a substance contains as many atoms, particles, ions, atoms, molecules, ions or particles as there are atoms in 12 grams of C12. ठीक है. ऑब्वियसली अगर आप एनसीईआरटी पलटोगे तो आपको एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन मिल जाएगा. दैट इज नॉट अ बिग डील. लिख लिया? कोई बात नहीं, ये वीडियो जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है. तो इनकेस अभी अगर आप कुछ मिस कर भी रहे हो तो यू कैन वॉच इट लेटर, ठीक है. बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू विल बी फेसिंग इंटरनेट प्रॉब्लम टुडे, सो आई विल अपलोड दिस वीडियो, ठीक है. यू कैन चेक इट आउट लेटर. यहां तक लिख लिया? किसी का अगर मिस हो गया तो नो वरीज, आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन इज, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको आ जाएगा, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. द नेक्स्ट इज ग्राम मोलर मास, ठीक है. देखो ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये बताने के बाद आप सारे निकाल सकते हो, ठीक है. ग्राम मोलर मास, ठीक है, इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, mass of 1 mole of substance expressed in grams, ठीक है. ग्राम मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है. जैसे कि देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं.
अब यहीं पे इसके साथ एक और डेफिनेशन आता है कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप देखो, आपको आगे समझ में आ जाएगा। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड, एक सेकेंड रुको, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, तो अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं, रुक जाओ, ठीक है, तो अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका मतलब क्या आएगा बताओ? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या आएगा? ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास वुड वेरी सिंपली बिकम मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। समझ में आया सभी को? अब आप ये सारे डेफिनेशन लिख लो। लिख लिया? ठीक है, तो अब देखो, अब आपको मैंने ये सारे टर्म्स बता दिए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारे टर्म्स बता दिए। अब इसके आगे, अब इसके आगे आपको जहां पर भी मोल्स निकालना होगा, ठीक है, मैंने आपको मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया? एन इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट। अब इसके आगे आप जहां पर भी लिखोगे, ठीक है, जैसे कि अगर आप सीबीएसई में लिखोगे या क्लास नोटबुक में लिखोगे या जहां पर भी लिखोगे, अब आप हमेशा लिखोगे मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय जीएमएम। ठीक है, यहाँ पे जीएमएम स्टैंड्स फॉर ग्राम मोलर मास। ठीक है, ग्राम मोलर मास जो है वो कॉमन टर्म है। ग्राम मोलर मास जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, या वो जो है वो ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज करो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन लेट्स से 80 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो आप हमेशा कैसे लिखोगे? आप हमेशा ऐसे लिखोगे कि जीएमएम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे प्रॉपर। ठीक है, जीएमएम ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम पर मोल। अब आप इसको ऐसे लिखोगे मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय जीएमएम, प्रॉपर हमेशा ऐसे। ठीक है, सो दिस गिव्स यू 80 ग्राम बाय 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो दिस गिव्स यू 2 मोल्स। ठीक है, हमेशा अब आप इस तरह से प्रॉपरली लिखोगे। पहले हमने सिर्फ कैलकुलेशन डिस्कस किया था, अब ये इसका प्रॉपर मेथड हुआ। ठीक है, ये चीज आप लिख लो। लिख लिया? ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो, यहाँ पे एक टर्म आता है, ये हो सकता है कई बार आपको कंफ्यूजिंग लगे। ठीक है, ये हो सकता है कई बार आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट देखो, आपको कई बार दिया जाएगा 1 ग्राम एटम। ठीक है, या आपको कई बार दिया जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन वर्सेस 1 ग्राम ऑफ एटम। ठीक है, या 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि 1 ग्राम ऑफ एटम जो है वो आपको बता रहा है वेट। ठीक है, दिस इज टेलिंग यू वेट, वेर एज 1 ग्राम एटम, ठीक है, कई बार हो सकता है कि यहाँ पे एक हाइफन दे, हो सकता है कि हाइफन ना दे। ठीक है,
अगर आपको इस तरह से दिया गया है तो दिस ऑलवेज मीन्स 1 मोल ऑफ एटम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 1 ग्राम एटम अगर दिया जाए तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया जाए सो दिस विल मीन बताओ, दिस विल मीन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या आएगा बताओ, ठीक है, दिस विल मीन 1 मोल ऑफ आयन, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन, ठीक है, अगर वो एक साथ है, ठीक है, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी और वर्ड नहीं है, ठीक है, देयर इज नो वर्ड इन बिटवीन, तो इट मींस 1 मोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और अगर आपको इंस्टेंट दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ एटम या 1 kg ऑफ एटम या 1 kg ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये चीज वेट सिग्निफाई करता है, दिस एक्चुअली मीन्स 1 ग्राम ऑफ एटम, ठीक है। बट ये जो है ये मोल सिग्निफाई करता है, प्लीज आप लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आपको दिया जाए कि व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास ऑफ, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ग्राम molecule of oxygen and 1 ग्राम of H2 molecules, ठीक है। आपको हर एक का मास बताना है। फर्स्ट वाले का मास कितना आएगा बताओ, करेक्ट, फर्स्ट वाले का मास आएगा 40 ग्राम्स, ठीक है। सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले का बताओ बताओ, ठीक है, सेकेंड वाले में आपको दिया गया 1 ग्राम ऑफ एटम, ठीक है, तो यानी कि इसका मास जो है ये 1 ग्राम ही आएगा, ओके। नेक्स्ट थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको दिया गया है ग्राम एटम, ग्राम एटम यानी कि ऑक्सीजन एटम, नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मास आएगा 16 ग्राम्स, ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज O2, तो अब आप O2 के हिसाब से बताओगे, तो यहाँ पे इसका मास कितना आ जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है। एंड लास्ट वाले का क्या आंसर आएगा बताओ, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला आपका आएगा 1 ग्राम। इज इट क्लियर, कौन सा वाला पार्ट, विच वन, देखो आपको यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, सबसे पहले आप चलो फर्स्ट वाला ही देखो। फर्स्ट वाला आपको दिया गया है 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे ग्राम एटम का मतलब, यहाँ पे ग्राम एटम का मतलब ग्राम्स है या मोल्स है, आप ये बताओ सिर्फ, ग्राम एटम का मतलब यहाँ पे ग्राम्स है या मोल्स है, मोल्स है। तो आपको अब ये क्वेश्चन मांग क्या रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ये तो आप निकाल सकते हो, हाँ ना, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बाकी सारे हो जाएंगे, ओके। इसके अलावा सो दिस इज अनदर डेफिनेशन, इसके अलावा चलो दो और पार्ट है, बट आई थिंक वील कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास। सिर्फ मुझे दो और चीजें आपको लिखवाना है, एक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सभी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वील राइट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
Apart from that, we also have to write law of chemical combination. ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको ये सब मिल गया होगा. ठीक है, सो ओनली दीज टू आर द थिंग्स दैट इज लेफ्ट. वी विल डिस्कस दीज इन द नेक्स्ट क्लास. एंड इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आर देयर एनी डाउट्स फॉर टुडे? एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट क्या होता है देखो. ठीक है, ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट? एब्सोल्यूट POAC आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, आप छोड़ सकते हो. एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है? अगर आप कैल्शियम लेते हो तो कैल्शियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट ये आपका आएगा 40 AMU. ठीक है, लेकिन कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक वेट ये आ जाएगा सिर्फ 40. तो एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट एंड रिलेटिव में डिफरेंस क्या है कि एब्सोल्यूट में यूनिट है, रिलेटिव में यूनिट नहीं है. ठीक है, specific gravity is very simply, specific gravity is the ratio. ठीक है, specific gravity is the ratio of density of substance divided by density of water. ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो, it is the ratio. ओके, अच्छा, फिर देखो इसके अलावा व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट? फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा ही है. फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? सो ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl. ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl. तो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट. ठीक है, एंड जो भी इसका मास आएगा दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला वेट. ठीक है, ठीक है, जैसे कि सपोज अगर मैंने आपको दिया सोडियम सल्फेट. ठीक है, इफ आई गिव यू सोडियम सल्फेट तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, तो Na2SO4. तो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट एंड जो भी इसका मास आएगा दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला वेट. क्लियर? ठीक है, फिर उसके अलावा अंशुमान यू हैड अ क्वेरी. ठीक है, अंशुमान यू हैड अ क्वेरी, प्लीज टेल मी. अच्छा, वन मोर थिंग, एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट. देखो, एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप एटॉमिक वेट विथ इट्स यूनिट बताओ, बस इतना ही है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं हीलियम. ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक वेट क्या आएगा? हीलियम का एटॉमिक वेट, सिर्फ एटॉमिक हीलियम का एटॉमिक वेट आएगा 4. अब अगर आपको मांगा गया है एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट, ठीक है, अगर आपको मांगा गया है एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट तो ये आ जाएगा AMU. अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक वेट मांगा गया है तो सिर्फ आप ये वाला पार्ट हटा दो. ठीक है, तो क्या बचेगा? बस 4. इज दिस क्लियर? ठीक है, so any other doubts we'll discuss in the next class. Any other doubts we'll discuss in the next class because मेरी next class भी start होने वाली है.